हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लॉ एंड एथिक्स। तो देखो, लास्ट क्लास में हम सब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट अपना लॉ का खत्म किया, जो कि था बेसिक्स ऑफ लॉ। लॉ भाई बनता कैसे है, लॉ की जरूरत कहां आती है। तो लॉ की जरूरत किस चीज से आती है? लॉ की जरूरत आती है उन तमाम जगह पर जहां पर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह की लड़ाई, किसी भी तरह का वाद विवाद पॉसिबल होता है। जहां भी दो लोगों के इंटरेस्ट आपस में क्लैश होते हैं, वहां पर हम लॉ को क्रिएट करते हैं। वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार है कि वो लॉ को क्रिएट करे और लॉ को क्रिएट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करे एंटायर इंडिया में। तो ऐसे लॉज जो एंटायर इंडिया में एग्जीक्यूट होते हैं किसी वाद विवाद को लेकर, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, किसी तरह की लड़ाई को लेकर, उन सब एक्ट को हम क्यूमुलेटिवली बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड या फिर लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो वो हमने बेसिक्स देखे कि भाई कैसे लॉ इजाद में आता है, कैसे लॉ बनता है। बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले लोअर हाउस में जो बिल है वो पारित होता है, मतलब उसको एक्सेप्ट किया जाता है। फिर अपर हाउस में बिल को एक्सेप्ट किया जाता है और फाइनली प्रेसिडेंशियल एक्सेंट मिलने के बाद हमारा लॉ एग्जीक्यूशन में आता है। तो वो कुछ बेसिक्स थे जो हमने करे। अच्छा, मैंने आपको बताया था राइट्स कहां से आते हैं लॉ के। लॉ को बनाने के भाई राइट्स जो बेसिक चीजें होती हैं वो आती हैं सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको बताएगा कि लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, कौन कौन सी चीजों को डालना है। दूसरी बात, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्यूमन बीइंग के बेसिक राइट्स हैं, उनको देना जरूरी है, उनको देना अनिवार्य है। तो लॉ कहां से आता है, लॉ के सोर्सेज क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। और एक लास्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। भाई एथिक्स क्या होता है, लॉ क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और एथिक्स क्यों लीगल नहीं होता, मतलब एथिक्स के लिए क्यों कोई लॉ नहीं बन सकता। एथिक्स भाई आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है, हम कैसे अपने एथिक्स को फॉलो करें। तो वो लास्ट चीज हमने पढ़ी थी जिसे हमने नाम दिया था एथिक्स। अब आज हम एक्चुअली में बेसिक्स ऑफ लॉ ही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन आज हम बेसिक्स ऑफ लॉ का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। मतलब एक्चुअली में आज हम लॉ के अंदर घुस के उसके वेरियस इंग्रेडिएंट्स देखेंगे और उसके वेरियस इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद ये जानेंगे कि भाई लॉ आखिर किस तरह कंस्ट्रक्टेड होता है, लॉ आखिर किस तरह बनता है, लॉ आखिर किस तरह उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिस्ट डाउन किया जाता है पूरा का पूरा लॉ। आज हम वो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो देखना जरा, बोर्ड को मैं आज मैं अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बोर्ड को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। भाई पार्ट नंबर 1 तो हम अपने जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये मैंने लिख दिया एग्जिस्टिंग, और यहां पर हम लोग लॉ को क्रिएट करेंगे। हाँ सर, हमने तो लॉ अब तक पढ़ा भी नहीं, कोई बात नहीं, तुमने आज तक लॉ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें लॉ को क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो हम दोस्तों अपना एक एक्ट क्रिएट करेंगे, नाम जो चाहे तुम रख लेना, लेकिन आज हम एक एक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग लॉ, मैंने लिखा वहां पर, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्रिएशन ऑफ लॉ। लॉ हम बनाएंगे, मैं और तुम मिलके, जी हां, लॉ को आज कंस्ट्रक्ट करेंगे, आज हम लॉ बनाएंगे। सर ये लॉ बनता कैसे है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ की, ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉ में मैं यहां पर कुछ नाम लिख रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये भाई 3 एग्जिस्टिंग लॉ हैं जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं और हिंदुस्तान के हर एक सिटीजन को, जी हां, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी स्टेट में रह रहा हो, इनफैक्ट अगर वो टेम्परली इंडिया से बाहर भी रह रहा हो, तो ये कुछ लॉज हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर एंटिटी को फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। 3 मेजर लॉज, और मैंने आपको बताया था इतने सारे लॉज हैं इंडिया में, बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में। तो हमारे सिलेबस में सारे लॉज नहीं है, हमारे सिलेबस में गिने चुने लॉज हैं। अभी मैं सिलेबस के लॉज का जिक्र नहीं कर रहा, अभी तो मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैंने 3 लॉज का यहां पर नाम लिखा है। कंपनीज एक्ट 2013,
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तीन लॉ जो इंडिया में प्रेवेल करते हैं और हम सबको वो लॉ फॉलो करने ही करने हैं। मैंने उन तीन लॉ का यहां पर जिक्र किया है, नाम लिखा है। तो आओ एक एक करके इन लॉ के एलिमेंट्स को समझते हैं, इनके अंदर क्या वेरियस एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। अब जरा मुझे बस एक चीज ध्यान से देख के बता देना, इन सारे के सारे लॉ में क्या कोई एक कॉमन वर्ड दिख रहा है? इन सारे के सारे लॉज में एक वर्ड जो रिपीट हो रहा है तीनों लॉज में? हां सर, वर्ड रिपीट हो रहा है, एक्ट एक्ट एक्ट। तो दोस्तों जो वर्ड रिपीट हुआ है एक्ट एक्ट एक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लॉ। इसका इंडिकेशन यह है कि ये कोई नॉर्मल लिटरेचर नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ भी क्या होता है? लिटरेचर ही तो होता है। लिटरेचर मतलब आपने जो भी लिखा हो उसको इंटरप्रिटेशन आपको करना है, आपको समझना है। लिखित में जो भी दस्तावेज आपके पास हो उसे मैं कहता हूं लिटरेचर। लेकिन ये जो लिटरेचर है ना, ये नॉर्मल लिटरेचर नहीं है, ये तो कुछ खास लिटरेचर है। खास लिटरेचर से मेरा मतलब ये है कि ये वाला लिटरेचर हमारी कंट्री के लॉ को दर्शाता है, हमारी कंट्री में जो मैंडेटरी प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना जरूरी है उनको दर्शाता है। तो एक्ट वर्ड जब भी मैं किसी लिटरेचर के आगे अटैच कर दूंगा, इसका मतलब यह है ये लिटरेचर नॉर्मल लिटरेचर, आम लिटरेचर नहीं है भाई, ये लिटरेचर कुछ खास लिटरेचर है। और क्या खासियत है इस लिटरेचर में? इस लिटरेचर की खासियत यह है कि ये लॉ है उस कंट्री का जिस कंट्री में आप रहते हो, जिसके आप सिटीजन हो, और अगर ये लॉ है तो ये फॉलो करना मैंडेटरी है। तो एक खास दर्जा दे दिया जाता है, एक खास दर्जा दे दिया जाता है जब भी आप किसी भी लिटरेचर के आगे एक्ट वर्ड को ऐड करते हो। और दर्जा किस चीज का है भाई? दर्जा है लॉ का। जैसे आप जब सीएमए बनोगे, सीएमए क्वालिफाई करने के बाद सीएमए बनोगे, तो आपके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? सीएमए। क्या इंडिकेट करेगा? क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट करेगा भाई कि आप एक सीएमए हो। तो कई लोग सोचते हैं सर नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन द नेम? जैसे शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन द नेम। अरे नहीं भाई नहीं, नाम से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। इसी तरह कोई भी एक्ट के नाम से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। अच्छा चलो, ये तो हुए एक्ट के नाम, ठीक है। इसके आगे मैं ना कुछ इंसानों के नाम यहां पर लिख रहा हूं, जरा देखते हैं इंसानों के नाम लिखने से क्या उस इंसान के बारे में कुछ चीज पता चलती है या नहीं पता चलती। आओ नाम लिखते हैं कुछ। मैंने नाम सबसे पहला लिखा आयुष जैन, फिर मैंने नाम लिखा फारूक अब्दुल्ला, फिर मैंने नाम लिखा परमजीत सिंह। अच्छा, मैंने एक और नाम लिखा, दोबारा रिपीट करने की बजाय बस नाम में परमजीत कौर लगा रहा हूं, सिंह की जगह कौर लगा रहा हूं, परमजीत कौर, ठीक है। फिर मैंने नाम लिखा सोनाली वर्मा, फिर मैंने नाम लिखा साहिल दारूवाला। अरे हैरान मत हो ना, ऐसा नाम पक्का होता है। सिंधी कम्युनिटी में नाम के आगे कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए जाते हैं जो कनेक्ट करते हैं किसी एक प्रोफेशन को। जैसे यहां पर लिखा है साहिल दारूवाला, वैसे हमारे लोग, हमारे बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अपने नाम के आगे लगाते हैं फारूक इंजीनियर, या टाइबर वाला, या टायर वाला, सोडा बॉटल ओपनर वाला, इस तरह के नाम होते हैं। जी हां। और अगर आप इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे, मैंने ये नाम मुंबई में बहुत ज्यादा देखे हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखे हैं, जब सिंधी कम्युनिटी के नाम के आगे उनका प्रोफेशन इंडिकेट किया जाता है, बताया जाता है कि ये किस प्रोफेशन से, हल्का सा हिंट मिलता है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रोफेशन के हों, लेकिन एक हिंट मिलता है कि हां ये उस प्रोफेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर होंगे। सो ये सारे मैंने नाम लिखे। अच्छा चलो एक नाम और लिखते हैं, जोसेफ गोंजाल्विस, जोसेफ गोंजाल्विस। अब जरा मुझे सोच के बता देना, ये हैं एक्ट के नाम, ये हैं ह्यूमन बीइंग्स के नाम। क्या ह्यूमन बीइंग्स के नाम से तुम्हें ह्यूमन बीइंग्स की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पता लगती है? जरा सोच के बता देना। हां सर
पता लगती है। आयुष जैन नाम से क्या पता लगता है? सर सबसे पहली चीज पता लगती है कि ये मेल है। दूसरी चीज पता लगती है कि ये जरूर हिंदू है, हिंदू कम्युनिटी में जैनिज्म को फॉलो करता है। तीसरी चीज पता लगती है सर जरूर ये जैनिज्म के दो सेक्ट होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबरी, एक होते हैं पीतांबरी। तो जरूर सर इन दोनों में से किसी एक सेक्ट का ये बंदा होगा। बिल्कुल सही बात सर। आयुष जैन मेल है, आयुष जैन हिंदू है, आयुष जैन महावीर स्वामी को मानते होंगे, इनके जो गुरु हैं, इनके जो भगवान हैं वो महावीर स्वामी होंगे। श्वेतांबरी या पीतांबरी दोनों में से एक होंगे। देखो जरा नाम ने हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी किसी एक पर्सन के बारे में। हाँ सर, नाम ने इंडिकेशन कर दिया कि ये पर्सन के रिलीजन के बारे में, इस पर्सन के जेंडर के बारे में, इस पर्सन के ये बिलीफ के बारे में, ये किस भगवान को मानता होगा। हमें एक इंडिकेशन मिल गया। ठीक है सर, आगे आ जाओ। फारूक अब्दुल्ला, बताना इससे क्या इंडिकेशन मिला? इंडिकेशन मिला भाई फारूक है एक मेल। परफेक्ट सर, फारूक मेल का नाम है तो हमें सबसे पहला इंडिकेशन मिला दैट दिस पर्सन इज अ मेल। दूसरा इंडिकेशन मिला ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है और अल्लाह को ये मानते होंगे और हां नमाज पढ़ते होंगे और जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग करते होंगे। बिल्कुल सर, ये इंफॉर्मेशन मिली हमें दूसरे नाम से फारूक अब्दुल्ला। देखना तीसरा नाम परमजीत सिंह या परमजीत कौर। सर अब की बार नाम से, फर्स्ट नेम से नहीं पता लगा जेंडर का, जेंडर का पता लगा सिंह या कौर से। तो परमजीत कौर भी हो सकता है, परमजीत सिंह भी हो सकता है। अगर परमजीत सिंह है तो इसका मतलब ये मेल है, अगर परमजीत कौर है इसका मतलब ये फीमेल है। तो नाम से हमको पता लगा कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है, क्योंकि देखो सबसे पहली आइडेंटिटी किसी भी पर्सन की क्या होती है? सबसे पहली आइडेंटिटी होती है वेदर ही इज अ मेल और अ फीमेल। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है सब ह्यूमन बींग्स को। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये फीमेल है या मेल है डिपेंडिंग अपॉन इनके लास्ट नेम में क्या जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज जो इनके बारे में पता लगी वो है, अरे सर ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल भाई, सिखिज्म फॉलो करते होंगे। सिखिज्म फॉलो करने के साथ साथ ये गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा जाते होंगे, बंगला साहिब गुरुद्वारा जाते होंगे, पाठ करते होंगे। तो ये सब चीजें हमें पता लगी इस पर्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ किस चीज से? इनके नाम से। तो नाम एक बड़ी पावरफुल चीज होती है। नाम से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं किसी भी इंसान के बारे में। इसीलिए जब भी मैं कोई एक्ट पढ़ाना तुम्हें शुरू करूंगा, मैं सबसे पहली चीज जो तुम्हें पढ़ाऊंगा कि उसका नाम क्या है और उसके नाम की वजह से हमको क्या हिंट मिल रहे हैं, क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, मैं सबसे पहली चीज तुम्हें यह पढ़ाऊंगा। तो जो लॉ शुरू होता है उसकी शुरुआत सेक्शन, सब सेक्शन जो उसमें लिखा है उससे नहीं होती दोस्तों, उसकी शुरुआत होती है लॉ का नाम क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ विच यू आर स्टडिंग, एंड नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच अ लॉ कंटेन्स। अच्छा चलो, लॉ के बारे में, लॉ के नाम पे वापस आएंगे, जरा यहां पर पूरा कर लेते हैं। सोनाली वर्मा, बताना क्या पता लगा सोनाली के बारे में? सर ये जरूर फीमेल है, सोनाली वर्मा। अच्छा देखो भाई, ऐसा भी होता है कई बार नाम कंफ्यूजिंग होते हैं, तो नाम से कई बार नहीं पता लगता। जैसे सोनल, सोनल नेम मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। अंशुल, अंशुल नेम फीमेल का भी देखा है मैंने, मेल का भी देखा है। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो हां, नाम एक्ट के भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हां, फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी हिंट हमको नाम से मिल जाएगा लॉ के कि लॉ किस बारे में है। प्रिलिमिनरी एक अगर आपको अंदाजा लगाना है तो नाम एक अच्छा अंदाजा आपको दे सकता है किसी भी एक्ट का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो सोनाली वर्मा के बारे में पता लगा कि भाई सोनाली फीमेल हैं, वर्मा कम्युनिटी से हैं। वर्मा कम्युनिटी बनिया कम्युनिटी का एक फॉर्म होता है, या जो भी जिस भी कम्युनिटी का एक फॉर्म होता है। भाई मुझे ये मत कहना सर आप गलत बोल रहे थे, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमें कम्युनिटी के बारे में भी पता लगा, यहां पर हमें जेंडर के बारे में भी पता लगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली सिर्फ और सिर्फ किस चीज से? सिर्फ और सिर्फ नाम से। अच्छा, साहिल दारू वाला, यहां पर ना केवल हमें मेल फीमेल का पता लगा बल्कि हिंट मिला कि भाई ये प्रोफेशनली क्या करते हैं। तो जी
हां, कई ऐसी कम्युनिटी हैं इंडिया में जो अपने प्रोफेशन को अपने नाम का लास्ट पार्ट बनाती हैं, तो उससे हमें और भी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, आपको नाम से बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारे इंडिकेशन मिल सकते हैं किसी भी तरह के। अच्छा, लास्ट बता दो जरा, जोसेफ गोंजाल्विस। सर पता लग रहा है ये मेल है। अच्छा, मेल के बाद सर पता लग रहा है कि ये क्रिश्चियन है। बिल्कुल भाई, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के होंगे, ये जीसस को मानने वाले होंगे, और उसमें भी कैथोलिक्स और बहुत रोमन्स और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं। ये किसी एक सेक्ट के होंगे और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, चर्च में जाके पूजा करते होंगे, बाइबल इनकी होली बुक है। ये सब चीजें हमें पता लगी नाम से, जोसेफ गोंजाल्विस। अच्छा, अब भाई अगली चीज पे आते हैं। नाम से जेंडर पता लग रहा है, नाम से प्रोफेशन का भी हिंट मिल रहा है, नाम से रिलीजन का भी हिंट मिल रहा है। ये सब चीजें तो समझ में आ गई, ये सब चीजें तो ठीक हैं। अगली चीज, क्या नाम से एज का हिंट भी मिल सकता है? तो आओ मैं यहां पर कुछ नाम लिख रहा हूं। राम प्रसाद अग्रवाल, राम प्रसाद अग्रवाल। और दूसरा नाम देखना जरा, आव्या अग्रवाल। जरा बताओ, इन दो नाम से क्या ये भी हिंट मिल रहा है कि इन दो लोगों का एज ब्रैकेट क्या होगा, ये किस एज ब्रैकेट के लोग होंगे? क्या ये भी हमें हिंट मिल रहा है इन दो नामों से? हां सर, इन नाम से एज का भी हिंट मिल रहा है। सर, राम प्रसाद अग्रवाल, इनका जो जन्म हुआ होगा वो 1970 ऑनवर्ड्स हुआ होगा। ये 1970s का मॉडल है। मॉडल मतलब इनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 1970s का होगा। तो हाँ, राम प्रसाद अग्रवाल आज के टाइम में कोई जनरली अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। और सर, आव्या अग्रवाल, ये तो सर मॉडर्न नेम है, तो जरूर आव्या का जो जन्म हुआ होगा वो 2000 के बाद हुआ होगा। तो हल्का सा एक हिंट हमको नाम से एज का भी मिलता है कि ये पर्सन कितने एज का होगा, अप्रोक्सीमेटली इसकी एज क्या होगी। हल्का सा हिंट हमें नाम से एज का भी मिलता है। तो देखा आपने कैसे एक इंसान का नाम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, उसके कुछ फीचर्स को बताता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बताता है, यहां तक कि कई बार उसकी एज का हिंट भी दे देता है। किस तरह का एज ब्रैकेट में ये इंसान होगा उसका भी हिंट आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से। अब आ जाओ, मैं आता हूं अपने एक्ट्स के नाम पे। हमारे जो एक्ट्स हैं वो क्या हमको डिनोट करते हैं, क्या हमको इंडिकेशन देते हैं अपने बारे में, वो देखते हैं एक बार। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013। तो दोस्तों, द कंपनीज एक्ट 2013, तो मैंने आपको बताया ये जो वर्ड है एक्ट, ये किस चीज को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है लॉ को, कि ये किसी ना किसी, ये जो लिटरेचर है ये किसी ना किसी लॉ को की तरफ इशारा कर रहा है, लॉ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये एक लॉ है जो कंट्री, किसी कंट्री में, ये नहीं बताया किस कंट्री में है, ये इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, ये नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है किसी ना किसी कंट्री में ये वाला लॉ है जो एग्जीक्यूट होता है। एक्ट वर्ड से हमें यह पता लगता है। अच्छा, अब जरा बता दो, क्या इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं तुम्हें डेट ऑफ बर्थ पता लग रही है इस वाले एक्ट की? जी हां, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, केक कटिंग सेरेमनी होती है, वैसे ही एक्ट की भी डेट ऑफ बर्थ होती है। नहीं, एक्ट की कोई केक कटिंग सेरेमनी नहीं होती। तो पता लग रहा है क्या ये एक्ट कब आया था? बिल्कुल सर, पता लग रहा है ये वाला एक्ट आया था 2013 में। तो इस एक्ट से पता लग रहा है, इस वाले नंबर से पता लग रहा है कि ये एक्ट कब एग्जीक्यूशन में आया था, कब इसकी एप्लीकेबिलिटी हुई थी ऑल ओवर इंडिया, और कब इसको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कंट्री में लॉन्च किया था या इम्बाइब किया था या इंस्टीट्यूट किया था। ये हमें पता लग रहा है इस वाले नंबर से, जो नंबर हमने कॉमा के बाद लगाया है। अब आ जाते हैं मेन पोर्शन पे। ये है दोस्तों मेन पोर्शन हमारे एक्ट का। मैं इसको राउंड कर रहा हूं, जो मेन पोर्शन है। बस बस बस, ये तीन हैं जिनको मैंने राउंड किया है, ये है मेन पोर्शन। और इसको मैं क्या नाम देता हूं? ये है भाई लॉ के सब्जेक्ट, इसे मैं नाम देता हूं सब्जेक्ट। ये है हमारे लॉ के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? किस चीज पे लॉ बना है, कौन कौन सी एंटिटीज इससे कवर होंगी, या कौन कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए लॉ बना है,
ये लॉ किन किन चीजों का ध्यान रखेगा वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा सब्जेक्ट ऑफ लॉ. सो द मेन नेम ऑफ द लॉ इंडिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ लॉ. क्या है इस लॉ का सब्जेक्ट, वो हमें पता लगता है. अच्छा, आओ देखते हैं क्या है इन लॉज का सब्जेक्ट. सबसे पहला वर्ड है कंपनीज. तो सबसे पहला जो लॉ है वो किस पे अप्लाई करता है? कंपनीज पे. अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दे दो भाई. बहुत नॉर्मल सा सवाल है, मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं. सवाल ये, क्या ये एक्ट पार्टनरशिप पे लग सकता है? आंसर है नहीं. क्या ये एक्ट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में लग सकता है? आंसर है नहीं, प्रोप्राइटरशिप पे नहीं लग सकता. क्या ये एक्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज पे लग सकता है? नहीं, एनजीओज पे भी नहीं लग सकता ये वाला एक्ट. क्या ये वाला एक्ट किसी भी और तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है जो कंपनी ना हो? नहीं सर, नहीं लग सकता. तो ये एक्ट किसके लिए बना है? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए बना है. अच्छा सर, ये कंपनीज होती क्या है? ये एक्ट बताएगा. ये हम एक्ट के अंदर जब जाएंगे तब बताएगा. आप एक्ट के अंदर जाओ, डेफिनेशंस के सेक्शन में जाओ, आपको पता लग जाएगा कंपनी क्या होता है और कंपनी पे ये लॉ लगता है और इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, वो कंपनी के लिए क्या क्या कहते हैं, सब इस एक्ट के अंदर लिखा होगा. आओ चलते हैं सेकंड एक्ट पे. सेकंड एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सब्जेक्ट बताना, सब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? सेल्स ऑफ गुड्स. 3 वर्ड यूज्ड हैं और यकीन मानना मैंने कोर्ट की हियरिंग्स देखी हैं. कोर्ट में जब हियरिंग होती है या कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो जो जजेस होते हैं वो सबसे पहली चीज यही बोलते हैं, एक्ट का नाम पढ़ने के बाद बताओ क्या ये एक्ट आप पे एप्लीकेबल भी है या नहीं है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. भाई मैंने गुड्स नहीं बेचे, मैंने क्या बेचा? मैंने बेचा सर्विसेज. तो बताना ये एक्ट मुझ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, कतई नहीं होगा, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे अप्लाई होता है. अच्छा, गुड्स का क्या मतलब? टैंजिबल गुड्स. टैंजिबल गुड्स मतलब जिन्हें तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, उन्हें कहते हैं टैंजिबल गुड्स. ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल गुड्स पे अप्लाई होगा. ये एक्ट इनटैंजिबल जैसे सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होगा किसी भी कीमत पे. तो सपोज आपने कोई सर्विसेज दी, सर्विसेज में कुछ घपला हुआ, घपला होने के बाद आप कोर्ट के पास भागते भागते गए कि अरे मिलॉर्ड दुहाई हो दुहाई, हमको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमको एक पनिशमेंट दीजिए, जिसने हमको ये सामान बेचा है गलत, हमको ये सर्विसेज दी हैं, हमने सर्विसेज ली थी, गलत सर्विसेज दी हैं. जज सीधे सीधे क्या कह देगा? जज सीधे कह देगा जरा दरवाजा पीछे है, चले जाओ, ये एक्ट तुम पे अप्लाई नहीं होता. वो एक्ट मेरे सामने लेके आओ जो तुम पे अप्लाई होता है. तो क्या बता रहा है ये वाला एक्ट हमें? कि ये वाला एक्ट सिर्फ और सिर्फ गुड्स को लेकर है. और दूसरी चीज, ये वाला एक्ट क्या बता रहा है हमें? कि ये एक्ट सेल्स को लेकर है. तो सपोज मैंने कोई गुड लीज पे लिया या रेंट पे लिया. भाई मैं लीज पे भी तो ले सकता हूं गुड, जैसे गुड हम परचेज करते हैं. मैंने परचेज नहीं किया, मैंने परचेज करने की बजाय मैंने ये वाला गुड लीज पे लिया या रेंट पे लिया. तो बताना ये वाला एक्ट क्या मुझ पे अप्लाई होगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. आंसर है नो, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा. ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है? सेल्स. सेल्स माने जहां पर एक्चुअली आपने सामान बेच दिया हो, लीज पे ना लिया हो, रेंट पे ना लिया हो, किसी तरह का हायर परचेज ना हो, इस तरह की कोई चीज ना हो. सीधा सीधा लीज नहीं होना चाहिए, रेंट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा सेल होना चाहिए. और अगर सेल है तो ही हम ये वाला एक्ट आप पे अप्लाई करेंगे. और आपकी कोई समस्या है तो उसको सुलझाएंगे किस एक्ट के रेफरेंस से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रेफरेंस से. आओ चलते हैं तीसरे एक्ट पे. और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट, कॉमर्स के बच्चों के लिए ये वाला एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना भी. और दोस्तों आप तो सीएमए फाउंडेशन में हैं, जब आप इंटर में जाएंगे और आप फाइनल में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये वाला एक्ट कितना ज्यादा जरूरी है. आपका 100 मार्क्स का फुल फ्लेजेड पेपर होगा. इनकम टैक्स एक्ट. 2 वर्ड्स यूज्ड. नंबर 1 टैक्स. ये एक्ट किस ट्रांजैक्शन पे है? टैक्स की ट्रांजैक्शन पे. ये एक्ट क्या निकालना सिखाएगा? टैक्स निकालना सिखाएगा. टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है लेवी. लेवी मतलब गवर्नमेंट अगर आप पे कुछ इंपोज करती है, कोई चीज का पेमेंट आप पे करना चाहती है, उसे बोलते हैं लेवी. तो ये एक्ट आपको किस चीज के बारे में हिंट देगा? ये आपको टैक्स के बारे में हिंट देगा. टैक्स इज अ लेवी. लेवी मतलब आप पे कुछ चार्ज किया गया है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट आपको लेवी के बारे में बताएगा कि क्या आप पे चार्ज हम करेंगे टैक्स के रूप में. अच्छा, कौन से वाला टैक्स?
क्योंकि टैक्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं। सेल्स टैक्स भी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी आया है, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन सेस, सरचार्ज, बहुत सारे तरह के टैक्स होते हैं। लोकल अगर आप मुंबई में हो तो आपको एक प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है, महाराष्ट्र के स्टेट में वो स्टेट टैक्स है। एक्साइज जो पहले होता था, कस्टम्स, कई तरह के टैक्स होते हैं। क्या हम उन सारे टैक्सेस से डील करेंगे या हम किसी एक स्पेसिफिक टैक्स से डील करेंगे? सर, हम एक स्पेसिफिक टैक्स से डील करेंगे जो कि होगा इनकम। इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब है अर्निंग्स। इनकम का क्या मतलब है? अर्निंग्स। तो जो मेरी अर्निंग्स होंगी, सिर्फ उनके रिलेटेड जितना भी टैक्स मुझे पे करना है, वो क्या डिनोट करेगा? वो डिनोट करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। पैदा कब हुआ? पैदा कब हुआ है एक्ट? 1961। हाँ, ऐसा नहीं पैदा होने के बाद, जैसे बच्चा पैदा जब होता है तो वो छोटी हाइट का होता है, क्या वो उतनी छोटी हाइट का जिंदगी भर रहता है या वो बढ़ता है? बिल्कुल सर, बढ़ता है। इसी तरह हम अमेंडमेंट्स के थ्रू अपने एक्ट्स को बढ़ाते घटाते रहते हैं। हम जो एक्ट सपोज शुरू हुआ था 200 सेक्शन के साथ, हो सकता है आज के डेट में उसके हो गए 400 सेक्शन, क्योंकि हमने ऐड करते रहे, सेक्शन ऐड करते रहे, चेंज करते रहे, समय के अकॉर्डिंग, डायनामिज्म के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम लॉ को इवॉल्व करते रहे, चेंज करते रहे। तो हमारे ये एक्ट छोटे से बड़े होते हैं। मतलब 1961 में जब ये एक्ट लॉन्च हुआ था बिल्कुल अलग था, और आज की डेट में जब तुम ये एक्ट देखोगे बिल्कुल अलग है। तो आप जब छोटे से थे तब आपका चेहरा, आपकी हाइट, आपके बाल, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी फर्क थी या सेम थी? फर्क थी जब आप बच्चे थे। लेकिन आपका नाम तब भी आयुष ही था, आपका नाम अब भी आयुष ही है, नाम चेंज नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स एक्ट का भी नाम चेंज नहीं हुआ। हाँ, इसमें अमेंडमेंट आती गई। अमेंडमेंट मतलब हमें लगा कि अरे एक और इनकम का सोर्स है, हमें ये भी टैक्स करना चाहिए, लो ये इस पे भी टैक्स लगा दिया। और ये टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, इसे कम करना चाहिए, हमने कम कर दिया। और ये टैक्स का रेट कम है, इसे ज्यादा करना चाहिए, हमने ज्यादा कर दिया। अमेंडमेंट बहुत सारी आती रहती हैं। लेकिन पहली बार जब ये एक्ट लॉन्च हुआ था तब कब हुआ? वो कौन सी डेट है? वो है 1961 या 1930। ये होता है बर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, बर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो ये बर्थ बताता है हमारे एग्जिस्टिंग लॉज के। तो नेट ये सारी डिस्कशन किसके लिए? ये सारी डिस्कशन इसलिए कि भाई हमारा जो नाम है, हमारे जो लॉ का नाम है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी लॉ। और आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, कहीं भी कोर्ट में जाएं, तो वो सबसे पहली चीज क्या एनालाइज करते हैं कि इस वाले एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वाले एक्ट का सब्जेक्ट क्या है। और उसका सबसे बड़ा हिंट या सबसे पहला हिंट क्या मिलता है? उसके अपने नाम से। नाम खुद बताता है कि लॉ किस बारे में है, लॉ क्या कहना चाहता है, ये चीज नाम खुद बताएगा। और वो जो नाम बताएगा वो हमारा नाम हम उस एक्ट का यूज करेंगे। तो नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एनी एक्ट कंटेन्स। तो भाई ये तो हुई नाम की बात कि एक एक्ट में जो नाम होता है वो क्या क्या चीजें प्रेजेंट करता है, वो क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करता है किसी भी एक्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा, अलग अलग एक्ट हमें अलग अलग चीज डिनोट कर रहे थे। ईयर हमें वो एक्ट कब बॉर्न हुआ ये बता रहा था, और एक्ट के जो नाम थे उसके अंदर हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि ये एक्ट किस चीज को रिलेट करता है, किन चीजों से डील करता है। तो ये सब चीजें हमें अपने एग्जिस्टिंग एक्ट के नाम से पता लग रही थी। अब एक्ट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, एक्ट लिखा हुआ कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें कहां कहां लिखी होती हैं, आओ उस वाले एस्पेक्ट पे चलते हैं। तो भाई एक्ट जो लिखा हुआ होता है वो कुछ वेरियस सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। वेरियस सेक्शंस मतलब उसके वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो एक्ट का होता है वो होता है सेक्शंस। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है सब सेक्शंस। सब सेक्शंस के बाद होते हैं क्लॉजेज, और क्लॉजेज के बाद होते हैं सब क्लॉजेज। तो जैसे आपको कोई भी अपनी बात रखनी होती है तो आप वो बात अगर हैपहैजर्ड फॉर्म में रखोगे किसी के भी सामने तो उसे समझ में नहीं आएगी। आपको उस बात को एक क्लियर कट फॉर्म में रखना है, क्लियर मैसेज अगर पहुंचाना है तो उसको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, बुलेट पॉइंट बनाने पड़ेंगे, अपने बात को अलग अलग तरह से कहना पड़ेगा। तो अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं हम जब,
एक ही एक्ट के अंदर, क्योंकि एक एक्ट के अंदर हमें बहुत सारी बातें कहनी है। जैसे कंपनीज एक्ट है, हमें कंपनीज एक्ट के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात कहनी है, फिर वो कैसे फंक्शन करे इस बारे में बात करनी है, फिर उसकी जनरल मीटिंग कैसे हो ये बात करनी है, फिर उसके डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे हो ये बात करनी है, डायरेक्टर्स को सैलरी कितनी मिले ये बात करनी है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे हो ये बात करनी है, ऑडिटर को सैलरी कैसे मिले ये बात करनी है। तो सारी बातें अगर पैराग्राफ फॉर्म में हम लगातार लिखते चले जाएंगे तो फिर भाई कंफ्यूजन हो जाएगा। जो रीडर होगा, जो लॉ पढ़ रहा होगा या जो लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा होगा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, वो एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेगा, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। इसीलिए हमें जरूरी है अपनी बात को पैराफ्रेजिंग करना, पैराग्राफ बनाना, उसके अलग अलग सेक्शंस बनाना। तो जो एक्ट में पैराग्राफ्स अलग अलग बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्शंस, और सेक्शंस के अंदर जो आप बातें कहते हो, जैसे एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ में आपने सपोज बात करी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अलग अलग स्टेप से होना चाहिए। आपने अगली बात करी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो पहली पार्ट जो मेन बात थी इनकॉर्पोरेशन का, जहां आपने बेसिक दिया, उसके बाद आपने सब सेक्शन बनाया, सब सेक्शन में आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करी, सब सेक्शन 2 में कोई और बात करी। इस तरह आप सब सेक्शन बनाते चले जाते हो। तीसरी चीज आती है क्लॉज, फिर आप बनाते हो क्लॉजेज। अगर सबसेक्शन में भी बात खत्म नहीं हुई, मतलब सबसेक्शन का भी आपको वेरियस फर्दर चीजें बतानी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम कोई भी एक्ट ले लें, अगर जैसे सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज रोमन 1, पढ़ के बताना, जरा पढ़ के बताना। ये एक पैराग्राफ है, एक लॉ का, एक एक्ट का ये पैराग्राफ है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज रोमन 1। तो ये मैंने क्या किया, मैंने लॉ के जो पैराग्राफ्स थे उनको बाइफिकेट कर दिया वेरियस पार्ट्स में। तो फॉर एग्जाम्पल भाई सेक्शन क्या बात बोलेगा, सेक्शन बात बोलेगा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात कहेगा सेक्शन 5। अब ध्यान से सुनना, कहां करे इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी है, समझ में आया, बट कहां करें, करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके। ये हो गया सबसेक्शन 1। तो सेक्शन से रिलेटेड बात करता है सबसेक्शन 1, सेक्शन से रिलेटेड बात करता है सबसेक्शन 1। अच्छा, अब आगे बात सुनना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, एक कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो हम जैसे ही ये सेक्शन सबसेक्शन खत्म करेंगे, सबसेक्शन 1 कहता है द कंपनी इनकॉर्पोरेशन शुड बी डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड व्हाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब आगे बात क्लॉज की। क्लॉज में होती है लिस्टिंग, जब भी लॉ को लिस्ट करनी होती है ना कोई चीजें, वो क्लॉज यूज करते हैं। तो जैसे क्लॉज ए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके आधार कार्ड चाहिए। मैं ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं भाई, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अभी ये कोई किसी लॉ से रिलेट नहीं करता। बी कंपनी का हेड ऑफिस कहां लोकेटेड है, उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ। सी किसी गेजेटेड ऑफिसर से एक लिखित में हमें डिक्लेरेशन चाहिए कि हां ये कंपनी जेन्युइन है। सी गेजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट। डी इस तरह की हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। सपोज हमें चाहिए एक डिमांड ड्राफ्ट, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होगी उसकी फीस लगेगी 5,000 रुपए, एक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए 5,000 रुपए का। तो सेक्शन, सबसेक्शन के क्लॉजेज, और मैंने आपको बताया क्लॉजेज जनरली किस चीज को इंडिकेट करते हैं भाई, क्लॉजेज जनरली इंडिकेट करते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को। जो मेन बात होती है वो हमेशा सेक्शन या सबसेक्शन के थ्रू बोली जाती है। जब भी कहीं लिस्टिंग करनी होती है, जब भी कहीं लिस्ट ऑफ आइटम्स या लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, लिस्ट ऑफ स्टेट्स विच आर देयर, कुछ भी ऐसी चीज की लिस्ट बनानी होती है, तब हम यूज करते हैं क्लॉजेज। और क्लॉजेज में भी अगर हमको वेरियस सब क्लॉज बनाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है तो आधार कार्ड लगाओ,
अगर शेयर होल्डर कंपनी है तो उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगाओ, अगर शेयर होल्डर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स का आधार कार्ड लगाओ। इस तरह अगर हमें आधार कार्ड में भी वेरियस लिस्ट बनानी होती तो हम यहां पर इंसर्ट करते सब क्लॉजेज, सब क्लॉजेज। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ये है एक तरह से एक पैराग्राफ जिस तरह हमारा एक्ट का पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूट होता है। आप अमूमन इस फॉर्मेट में देखोगे अपने किसी भी लॉ का पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूट होते हुए या किसी भी लॉ को बनते हुए आप इस वाले फॉर्मेट में देखोगे। अब सपोज मुझे बनाना है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेशन के बाद सबसेक्शन 2 सपोज हो सकता है ऑडिट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। बस वही सेम सिलसिला यहां पर भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्या सिलसिला भाई? सबसेक्शन, अब कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं? कैश बुक बनानी है, जनरल बुक बनानी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, जितने भी बुक्स बनानी है ना उन सब के हम क्लॉजेज लिख देंगे, क्लॉजेज। और अगर जरूरत हुई तो सब क्लॉज भी लिख देंगे। तो इस तरह से एक सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई भी लॉ आपको इस तरह से अरेंज्ड मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं एक कमाल की बात। कई कई सेक्शन ऐसे होते हैं, कई कई सेक्शन किसी किसी लॉ में ऐसे होते हैं जिन सेक्शंस में सीधा क्लॉजेज आ जाते हैं, सब सेक्शन नहीं आते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्शन बता रहा है कि किस किस स्टेट में कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, किस किस इंडिविजुअल पे कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, तो सपोज ये हमने सेक्शन 5 लिया, अब मैं एक और सेक्शन ले रहा हूं, सेक्शन 4। अगेन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 हमको कह रहा है, देखना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, और जनरली वर्ड क्या यूज करेगा वो? ऑफ दिस एक्ट। कंपनीज एक्ट नाम नहीं यूज करेगा, दिस वर्ड यूज करेगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। और इसके नीचे वो लिस्ट डाउन करेगा, ये एक्ट भाई अप्लाई करेगा दिल्ली, मुंबई। सर क्या जो भी एक्ट बनते हैं वो पूरे इंडिया पे अप्लाई नहीं करते? नहीं भाई नहीं, एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि एक्ट किस किस एरिया में अप्लाई करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, SEZ एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ये एक्ट सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई करता है जो उस एक्ट में स्पेसिफिकली लिस्टेड होते हैं, गिवन होते हैं। सारी कंट्री के सारे स्टेट्स को वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलते हैं। तो वो ऐसे एक्ट हैं जो स्पेशल एरियाज को डिनोट करते हैं या फिर किसी स्पेशल स्टेट को डिनोट करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो 1 दिल्ली, 2 मुंबई, 3 रांची, 4 चेन्नई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भाई अब देखना जरा, सेक्शन ये सब सेक्शन नहीं है, ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्लॉज है, क्योंकि लिस्ट हमेशा क्लॉज के थ्रू बताई जाती है। हां, कई बार इसको इंटरचेंजेबली सबसेक्शन की तरह भी हम बोल देते हैं कि ये सबसेक्शन है, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली लॉ की अगर भाषा बताऊं, अगर स्ट्रिक्ट लीगल टर्म्स में आपको चीज बताऊं, तो ये जो लिस्टिंग होती है वो हमेशा क्लॉजेस बोलते हैं इनको कभी भी सब सेक्शंस नहीं बोलते। तो ध्यान रखने वाली बात ये कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन, सबसेक्शन मेन बात कहेंगे जो उन्हें कहनी होंगी। क्लॉजेस के थ्रू वो लिस्ट बताएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, या फिर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, चीजों का लिस्ट है जो चाहिए वो सब है, वो सब बताएंगे क्लॉजेस के थ्रू। और सब क्लॉजेस के थ्रू उन लिस्ट का भी अगर कोई सब क्लॉज होगा तो वो बताएंगे। So this is how any act is constructed in India, or why only in India but worldwide if we see constitution of any law, constitution of any act, इसी तरह भाई एक्ट बनता है, इसी तरह एक्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो भाई मैंने आपको वादा किया था कि इस वाले सेशन के एंड तक ना केवल हम ये जानेंगे कि एक्ट किस तरह बनता है, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि एक्ट बनाया कैसे जाता है, और एक एक्ट हम अपना क्लास में बना के देखेंगे। तो हाँ भाई आओ, एक एक्ट हम अपना क्लास में बना के देखते हैं।
तो आओ हम आपस में एक एक्ट बनाते हैं, और ये एक्ट जो हम बनाएंगे ये हम बनाएंगे पेन ड्राइव वाले बच्चों के लिए नहीं, फेस टू फेस जो क्लासेस चलती हैं उन वाले स्टूडेंट्स के लिए हम ये एक्ट बनाएंगे। अच्छा, एक्ट का नाम क्या होगा? एक्ट का नाम होगा निखिल गुप्ता सर क्लास एक्ट 2020। तो भाई एक फिक्टिशियस एक्ट है जो बनेगा निखिल गुप्ता सर क्लास एक्ट 2020। मतलब जरा बता दो इस एक्ट का जन्मदिन कब है, इसका जन्म दिवस कब है? ये है 2020। एंड ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ ईयर बता रहा है, हमारे पास एग्जैक्ट डेट भी होती है, कौन सा लॉ किस डेट पे एग्जीक्यूट हो रहा है हमको ये भी पता होता है, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे जब जब हम कोई भी लॉ शुरू करेंगे, हम आपको एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे। अभी तो ईयर पता लग रहा है, किस ईयर में ये वाला एक्ट आया है? ये एक्ट आया है 2020 में। एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है निखिल गुप्ता सर क्लास एक्ट 2020। बता देना व्हाट इज द subject of this particular act. The subject of this particular act is निखिल गुप्ता सर क्लास। अच्छा, अब बताना जरा आपको क्या क्या चीजें पता लग रही हैं इस एक्ट के नाम से? सर हमें यह पता लग रहा है कि कोई तो निखिल गुप्ता सर हैं जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, तभी उनके नाम के आगे सर लगा है, और उनकी जो भी क्लास लेगा उन पर यह वाला एक्ट अप्लाई करेगा। तो बताना क्या निखिल गुप्ता सर के अलावा किसी और टीचर पे भी ये वाला एक्ट लग सकता है? अगर कोई और टीचर कहे नहीं भाई नहीं, मेरी क्लास में जो बच्चे आएंगे उन पे भी ये वाला एक्ट लगेगा, मैं भी ये वाला एक्ट का पालन करता हूं, तो क्या ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? बिल्कुल इनवैलिड होगा। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? निखिल गुप्ता सर की क्लास के बच्चों के लिए ही होगा। और एक और चीज बता दो, क्या ये सिर्फ जब क्लास हो रही है तब पालन करना जरूरी होगा, या क्लास के बाद जब बच्चा मान लो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, फेस टू फेस बैच का बच्चा क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा है और वो लक्ष्मी नगर में क्लास हो रही है दिल्ली में, और क्लास खत्म होते ही वो V3S मॉल जाना चाहता है, तो क्या V3S मॉल में जब वो गया है तब भी ये वाला एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ये एक्ट सिर्फ तब तक लगेगा जब वो बच्चा क्लास में बैठा होगा। निखिल गुप्ता सर की क्लास में जब तक वो बच्चा बैठा है तब तक ये वाला एक्ट, इसके अंदर जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं, सब के सब कब लगेंगे? सिर्फ तभी जब वो बच्चा क्लास के अंदर बैठा होगा, निखिल गुप्ता सर की क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तब ये सारे प्रोविजंस लगेंगे इस वाले एक्ट के। ठीक है सर, सब्जेक्ट पता लग गया, सब्जेक्ट क्या है इस वाले एक्ट का? सब्जेक्ट हमको पता लग गया। सर ये पता लग गया कि ये लॉ है, अज्यूम कर लो लोअर पार्लियामेंट ने भी ये लॉ पारित कर दिया है, अपर हाउस ने भी ये लॉ पारित कर दिया है, प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल गया है इस वाले लॉ को, और ये लॉ बन गया। अज्यूम कर लो, एजम्पशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन अज्यूम कर लो। तो लॉ भी है ये और ईयर भी है इस वाले एक्ट का। ठीक है भाई, तो आओ इसके सब सेक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड सब सेक्शन मत लिखना जरा। क्यों सर, क्यों ना लिखें? क्योंकि फर्स्ट सब सेक्शन एक स्पेसिफिक चीज होती है हमेशा। जितने भी एक्ट हैं हिंदुस्तान में, जितने भी एक्ट हैं, सबका जो सबसेक्शन 1 होता है वो उसका टाइटल बताता है। टाइटल मतलब निखिल गुप्ता सर क्लास, टाइटल बताएगा और कहां कहां ये एप्लीकेबल है वो बताएगा। और सबसेक्शन 2 बताएगा डेफिनेशंस, जितनी भी डेफिनेशंस इस वाले एक्ट में यूज हुई हैं, जितने वर्ड्स यूज हुए हैं उसका मतलब बताएगा। तो ये फिक्स है भाई, ये बदलता नहीं है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो। फर्स्ट सेक्शन विल ऑलवेज बी टाइटल, सेकंड सेक्शन विल ऑलवेज बी डेफिनेशन, थर्ड के बाद आपकी मर्जी है, जो मर्जी आए लिखो। तो आओ स्टार्ट करते हैं थर्ड सबसेक्शन लिखना। तो थर्ड सबसेक्शन कहता है ऑल द स्टूडेंट्स कवर्ड अंडर दिस एक्ट मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन। ये है पहला सबसेक्शन इस एक्ट का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना है क्लास में जब वो बैठे हुए हैं। सबसेक्शन 4, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग विद देम द फॉलोइंग। तो सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ जो नीचे चीजें हैं वो लेके आना है। नंबर 1 पेन,
बी ए बी रजिस्टर, सी बुक, डी वाटर बॉटल। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे उन सबको क्या चीजें लेके आनी है भाई? ये सारी चीजें लेके आनी है। ठीक है सर। फिफ्थ देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेंचेस इन द क्लासरूम। तो मैंने आपको बताया फेस टू फेस बैच वाले बच्चों के लिए भाई, पेन ड्राइव वाले बैच वाले बच्चों के लिए नहीं है, फेस टू फेस के लिए लॉ बना, इसलिए क्लासरूम की बात हो रही है। तो कहता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेंचेस इन द क्लासरूम, ओल्ड एंड न्यू। तो दो तरह के बेंच रखे हैं क्लासरूम में, एक तरफ ओल्ड बेंच रखे हैं, एक तरफ न्यू बेंच रखे हैं। ठीक है। बॉयज मस्ट यूज old benches and girls must use new benches. Boys must use old benches, girls must use new benches. ऐसा है सबसेक्शन 5। हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी इसकी बात करते हैं। मैंने जानबूझ के लिखा है, ये अटपटा आपको क्यों लग रहा है और ये अटपटा का रेमेडी क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। मैं इसके आगे जरा एक चीज और लिख रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट इफ sufficient number of benches are not there, provided that if sufficient number of benches are not there in the classroom, the benches which are available may be used by both boys and girls. So मैंने एक नया टर्मिनोलॉजी यूज कर दिया है यहां पर, जो मैं आपको समझाऊंगा कि टर्मिनोलॉजी ये कैसे यूज होगी। Provided that if sufficient number of benches are not there in the classroom, the benches which are available may be used by both boys and girls. Explanation. Explanation. अब ये सब भाई हाइपोथेटिकल है, ऐसा मत सोचना ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, ऐसा मत सोचना कि हम ये एक्चुअली में कुछ पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लॉ बनाया है, ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। हाँ सर ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखना, मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, एक्सप्लेनेशन। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट मे बी clarified that the third gender students will be treated as boys only। तो भाई एक जेंडर और होता है बॉयज गर्ल्स, और एक और जेंडर होता है जिन्हें हम बोलते हैं यूनक्स। तो वो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट मे बी क्लैरिफाइड दैट द थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स विल बी ट्रीटेड एज बॉयज ओनली। तो ये मैंने अपना लॉ बना दिया, ये मेरा एक एक्ट है, निखिल गुप्ता सर क्लास एक्ट 2020। तो मैंने आपको बताया नाम से पता लग रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक टीचर का एक्ट है, और ये क्लास का एक्ट है, मतलब क्लास के अंदर जब आप रहोगे तभी ये एक्ट आप पे अप्लाई करेगा, अदरवाइज ये एक्ट आप पे अप्लाई नहीं करेगा। 2020 में इस एक्ट का इजाद हुआ है,
सबसेक्शन 1 टाइटल को बताएगा, टाइटल है निखिल गुप्ता सर क्लास एक्ट। सबसेक्शन 2 डेफिनेशंस डिफाइन कर देगा, जितने भी वर्ड्स यहां पर ऐसे लिखे हैं जिनके डबल मीनिंग हो सकते हैं, दो से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, जिनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, उन सब वर्ड्स को मैं सबसेक्शन 2 में डालूंगा, डेफिनेशंस के सेक्शन में डाल दूंगा, और सबसेक्शन 3 से मेरा ऑपरेटिव पार्ट शुरू हो जाएगा। ऑपरेटिव पार्ट का क्या मतलब? ऑपरेटिव पार्ट का मतलब एक्चुअली में जो एक्ट ऑपरेट होगा वो सबसेक्शन 3 ऑनवर्ड्स ऑपरेट होना शुरू होगा। देखना मैंने अपनी क्लास के लिए क्या रूल बनाया। सबसे पहला रूल बनाया, ऑल स्टूडेंट्स कवर्ड अंडर दिस एक्ट मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन। अब सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज डिसिप्लिन? कोई बच्चा कहेगा सर क्लास में च्युइंगम खाना मेरे हिसाब से तो डिसिप्लिन होता है, ये तो नॉर्मल है, क्लास में तो सभी च्युइंगम खाते हैं, मैंने भी च्युइंगम खाई और च्युइंगम को निकाल के मैंने जो टेबल होती है टेबल के नीचे चिपका दी। कोई बच्चा कहेगा मेरे लिए तो ये डिसिप्लिन है, मेरे लिए कोई डिसिप्लिनरी एक्टिविटी नहीं है। कोई बच्चा कुछ और कहेगा। तो डिसिप्लिन माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर जो डेफिनेशंस का सेक्शन होगा ना, वहां पर मैं एक डेफिनेशन डाल दूंगा। डिसिप्लिन मीन्स नो ईटरीज आर अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। नो ईटरीज आर अलाउड, खाने पीने की कोई भी चीज आप अंदर नहीं ला सकते क्लासरूम के। इसे मैं बना दूंगा एक डेफिनेशन। तो डिसिप्लिन मीन्स दैट यू हैव टू अटेंड द फुल क्लास, यू कैन नॉट गो आफ्टर अटेंडिंग हाफ ऑफ द क्लास। मैं ये डिसिप्लिन का एक पॉइंट बता दूंगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन। तो इस तरह से मैं डिसिप्लिन को डिफाइन कर दूंगा कि मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है। जो भी मेरे लिए डिसिप्लिन होगा वो सारे बच्चों को फॉलो करना मैंडेटरी होगा, भाई जरूरी होगा। तो डेफिनेशन में मैं वो डिसिप्लिन की डेफिनेशन डाल दूंगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या मैंने इस एक्ट की बात कही, मैंने कही ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग विद देम द फॉलोइंग। अब देखना ये क्या बन गया भाई, ये बन गए मेरे क्लॉजेज। ये तो ऑब्वियसली सबसेक्शन ही है, ये भी सबसेक्शन है। ये क्या बन गए? क्लॉजेज। ये है मेरे वेरियस क्लॉजेज। पेन, रजिस्टर, बुक, वाटर बॉटल। अब जैसे बुक है, बुक को भी मैं दो सब क्लॉज में डिवाइड कर सकता हूं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 में लिखूंगा आपको टेक्स्ट बुक लानी है जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब करी है, ICAI ने जो प्रिस्क्राइब करी है। दूसरा मैं बोलूंगा आपको स्टडी मैट लाना है जो आपको क्लास में मिला है, वो स्टडी मैट लाना है। मैं सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 दोनों लिख दूंगा। वाटर बॉटल आपको लानी है। अच्छा, अब आ जाओ बड़े ही इंपॉर्टेंट एक सबसेक्शन पे। देयर आर, अभी हम प्रोवाइजो नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये पोर्शन देखेंगे। देयर आर 2 काइंड ऑफ बेंचेस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में 2 काइंड ऑफ बेंचेस हैं, ओल्ड एंड न्यू। कुछ पुराने हैं, टूटे अवस्था में, जर्जर अवस्था में, टूटे फूटे होंगे। इनमें आप बैठोगे तो चर 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 आवाज आएगी, और अगर कोई भारी इंसान बैठ गया तो हो सकता है ये बेंच भी नीचे बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए और उस भारी इंसान को जमीन पे बैठना पड़े। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ओल्ड एंड न्यू 2 तरह के बेंचेस हैं। अब जैसा कि कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, लेडीज को पहले मौका दिया जाता है नए बेंचेस में बैठने का। एक्ट वही कह रहा है, बॉयज मस्ट यूज द ओल्ड बेंचेस एंड गर्ल्स मस्ट यूज द न्यू बेंचेस। तो मैंने एक रूल बना दिया है कि भाई गर्ल्स जो होंगी वो नए बेंचेस पे बैठेंगी। लेडीज फर्स्ट का प्रिंसिपल मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं एज अ गुड टीचर। मेरे को लगा कि ये एथिकल है ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करना। तो ओल्ड बेंचेस पे बॉयज बैठेंगे, न्यू बेंचेस पे गर्ल्स बैठेंगी। इस तरह का मैंने एक लॉ बना दिया। अब जरा मुझे एक सोच के बताओ, ये सबसेक्शन क्या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी एक फंडामेंटल राइट को ओवर रूल करता है? मैंने आपको बताया था कोई भी एक्ट जो इंडिया में है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। तो अब ये बताओ, क्या ये वाला सबसेक्शन किसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक्ट को ओवर रूल करता है? जी हां, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक अधिकार को ओवर रूल करता है, वो है इक्वालिटी। तो रियल लाइफ में आप चाहे जो करते रहो, मतलब मैं क्लास में अनाउंस कर देता हूं, जैसे बच्चे आते हैं मैं क्लास में अनाउंस कर देता हूं गर्ल्स नए वाले बेंचेस पे बैठेंगी, बॉयज पुराने वाले बेंचेस पे बैठेंगे। ये एथिक्स हैं भाई, मेरे एथिक्स हैं ये। लेकिन लॉ में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती जिसमें कि 2 लोगों को उनके जेंडर के बेसिस में डिफरेंशिएट करा जा सके। ऑल आर इक्वल। आप जेंडर के बेसिस पे किसी भी 2 व्यक्तियों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, और एक्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होता। तो ये क्लॉज अमान्य है, क्लॉज नहीं सबसेक्शन,
ये सबसेक्शन अमान्य सबसेक्शन है, इसे बोलते हैं वॉइड। वॉइड मतलब इनवैलिड, इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी एनफोर्स नहीं कर सकता, ये सबसेक्शन इनवैलिड सबसेक्शन है। तो वो सेक्शन लॉ के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात को ओवरराइड करते हैं उन सारे सेक्शन को हम बोल देते हैं इनवैलिड सेक्शन है भाई, ये वॉइड सेक्शन है और इन सेक्शन को हम फॉलो नहीं करेंगे, इस सेक्शन को हम फॉलो नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो सबसेक्शन है जिसको लॉ कुछ परमिट कर रहा है करने के लिए, लेकिन वो लॉ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक चीज की यहां पर अवहेलना हो रही है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, मैं इस सबसेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा किसी भी कीमत पे। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये वाला सबसेक्शन वैलिड है, तो आओ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं आपको, एक लॉ में सिर्फ ये 4 चीजें ही नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे 2 एलिमेंट्स हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, एक है प्रोवाइजो, एक है एक्सप्लेनेशन। सब सेक्शन का प्रोवाइजो, सब सेक्शन का एक्सप्लेनेशन। तो प्रोवाइजो तो छोड़ दो, जरा बताना तुम्हें एक्सप्लेनेशन का मतलब पता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन का मतलब पता है क्या? हां सर, किसी भी चीज को क्लैरिफाई करना, बस वो स्टेटमेंट जो मेन सेक्शन को या सब सेक्शन को क्लैरिफाई करती है उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यह है सेक्शन 5, यह है सेक्शन 5 और हां सॉरी ये भी सेक्शन 4 है, ये सब सेक्शन नहीं है, ये भी सेक्शन है, यह है सेक्शन 5। सेक्शन 5 को जो चीज एक्सप्लेन करेगी उसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। आओ पढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, अरे पता लग गया एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कैसे होती है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, मतलब हम कोई बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट मे बी क्लैरिफाइड दैट द थर्ड जेंडर, जो थर्ड जेंडर होता है बॉयज गर्ल्स, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर होता है विल बी ट्रीटेड एज बॉयज ओनली, उनको हम बॉयज की तरह ट्रीट करेंगे और ऊपर जहां पर हमने बॉयज को जो राइट्स दिए हैं वो राइट्स हम इनको भी देंगे। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन। अब एक चीज बता दो अगेन, क्या ये वाली एक्सप्लेनेशन किसी फंडामेंटल लॉ के अगेंस्ट है? क्या ये वाली एक्सप्लेनेशन किसी फंडामेंटल लॉ के अगेंस्ट है? तुम्हें याद है हमने पढ़ा था लॉ का डेरिवेशन कहां से होता है, लॉ का सोर्स कहां से आता है, पहली क्लास में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन से, और दूसरा सोर्स कहां से आता है, ह्यूमन राइट्स से। तो दोस्तों थर्ड जेंडर को ये राइट मिला हुआ है कि दे शुड बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंट विद द अदर 2 जेंडर्स, उनको राइट मिला हुआ है। तो आप मतलब ये एक्ट बनाने वाले उन्हें सेम कैसे ट्रीट कर सकते हो? दिस इज इलीगल। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओवररूल नहीं कर सकते थे, वैसे ही आप ह्यूमन राइट्स को भी ओवररूल नहीं कर सकते। अरे आप ह्यूमन राइट्स को ओवररूल कर रहे हो, कितनी अजीब सी बात है। कल को अगर मैं कहूं गर्ल्स को बॉयज की तरह ट्रीट कर लो, इज इट फेयर? आंसर इज नो। देन हाउ कैन द थर्ड जेंडर बी ट्रीटेड एज बॉयज ओनली? तो ऑल्दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन का मैंने आपको मतलब समझाया, बट ये इनवैलिड एक्सप्लेनेशन है भाई, इनवैलिड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये ठीक नहीं है क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो यूएन ने अडॉप्ट करे हैं और जो इंडिया ने भी अडॉप्ट करे हैं उनके अगेंस्ट बात बोलता है। हम थर्ड जेंडर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देते हैं, सेपरेट स्टेटस देते हैं, उन्हें हम कभी भी गर्ल्स और बॉयज के साथ सिमिलरली ट्रीट नहीं करते। कई देशों में तो मैंने खुद देखा है जो टॉयलेट्स बने होते हैं वो टॉयलेट्स 3 तरह के टॉयलेट्स बने होते हैं, बॉयज, गर्ल्स एंड द थर्ड जेंडर। सो ये एक्सप्लेनेशन तो समझ में आई कि ये क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वॉइड है, इनवैलिड है। अब आ जाओ चलते हैं प्रोवाइजो पे। प्रोवाइजो का सबसे पहले तो समझो मतलब। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन मींस भाई ये सिचुएशन में जनरली तो ये काम करना, जनरली तो ये काम, तो मम्मी कहती हैं कि भाई जनरली तो घर साफ रखना, घर साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम सब मिलकर घर का काम करेंगे, घर साफ रखेंगे। लेकिन जब आपके एग्जाम चल रहे हो, तो मम्मी मेरे को कहती हैं जब आपके एग्जाम चल रहे हो तो आपको साफ सफाई में ध्यान नहीं लगाना, आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना है, ऐसा मम्मी बोलती हैं। तो वो जो एक मम्मी ने एक्सेप्शन क्रिएट किया, उस एक्सेप्शन को क्रिएट करने का काम है प्रोवाइजो का, इसे बोलते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइजो स्टार्ट कैसे होता है? प्रोवाइजो स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट, जैसे प्रोवाइडेड वर्ड आए समझ लेना एक्सेप्शन बता रहा है लॉ कि जनरली तो ये होगा, तो जनरली क्या होगा? जनरली तो वो होगा जो सेक्शन में लिखा हुआ है। भाई ये सेक्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 5,
जनरली तो वो होगा जो सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 5। लेकिन कुछ स्पेसिफिक परिस्थिति में सेक्शन 5 की हम लोग अवहेलना कर देंगे, सेक्शन 5 को हम लोग दरकिनार कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। वो कौन सी सिचुएशन होंगी? प्रोवाइडेड दैट इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ बेंचेस आर नॉट देयर इन द क्लासरूम, अगर मान लो जो न्यू बेंचेस हैं वो पूरे नहीं है, गर्ल्स बहुत ज्यादा हैं और न्यू बेंचेस कम हैं, अगर वो क्लासरूम में नहीं है, द बेंचेस विच आर अवेलेबल मे बी यूज्ड बाय बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो उस सिचुएशन में जहां पर बेंचेस की कमी है और बॉयज के या गर्ल्स के बेंचेस पूरे नहीं हैं, उस सिचुएशन में भाई लॉ हमें परमिट कर रहा है कि हां आप एक्सेप्शन क्रिएट कर लो, ऑन एन एक्सेप्शन बेसिस जो न्यू बेंचेस हैं उन पे बॉयज बैठ जाएं या जो ओल्ड बेंचेस हैं उन पे गर्ल्स बैठ जाएं। दिस इज नोन एज प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये हमने अपना एक लॉ बनाया, आज अपना एक लॉ क्रिएट किया, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं लॉ बनाते हुए, वो चीजों का ध्यान रखा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए लॉ बनाते हुए, और हमें क्लॉजेज सब क्लॉजेज किस तरह लिस्ट करने हैं, कैसे प्रोवाइजो का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे एक्सप्लेनेशन का यूटिलाइजेशन करना है, डिटेल में आज हमने लॉ बनाना सीखा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट लॉ। तो भाई ये पूरी आज एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी, एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जो आज की क्लास में हमने कवर करी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है। जी हां, एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि कोर्स को शुरू करने से पहले जब तक मैं आपको लॉ का इन डेप्थ स्ट्रक्चर, इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ मीनिंग, इन डेप्थ कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ना बता दूं, तब तक जब हम लॉ शुरू करेंगे आप तो ब्लाइंडली लॉ को रटिफिकेशन करने की कोशिश करोगे, जो कि एम नहीं है हमारा। इसलिए मुझे ऐसा लगा नहीं, क्लास शुरू करने से पहले, बेसिक एक्ट शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम लॉ का एक ओवरव्यू लें। तो दो पार्ट्स में हमने लॉ का बेसिक कवर किया, बेसिक पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट 2। हां, आप चाहो तो अपने रजिस्टर में इसको कॉपी कर सकते हो, ये तो कॉपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, बट आप ये कॉपी कर सकते हो कि वेरियस एक्ट्स के और वेरियस जो लॉ है हमारे, उनके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेक्शन, आज का जो सेशन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इररिलेवेंट है, बट आपको समझ में आया होगा और इसमें आपने कुछ सीखा होगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम एक्चुअली अपना एक लॉ शुरू करेंगे, जो एक एक्ट है हमारा, वन ऑफ द मेजर एक्ट्स इन आवर सिलेबस, हम वो शुरू करेंगे और हम प्रॉपरली अब एक्ट को पढ़ना, एक्ट को इंटरप्रेट करना और किस पर्पस के लिए वो एक्ट बना है, कैसे कैसे वो उस एक्ट की यूटिलाइजेशन हुई है, प्रॉपरली एक एक चीज एक एक्ट में घुस घुस के उसके सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन करना, उसके सब सेक्शंस, क्लॉजेज, उन सब का इंटरप्रिटेशन करना हम लोग डिटेल में समझेंगे अपने अलग सेशन में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. We'll meet in our next session. Till that time, all the very best and happy studying.